Okay, so welcome again in this channel. Here is Shubham right in front of you all. आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे राइस सोइंग मेथड से। ठीक है, आपका जो लेक्चर है, आपका सब्जेक्ट का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कृपया आप एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। आपको आज मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मेरी विनती है आपसे कि आप साथ साथ में उसको लिखते जाएं। ठीक है जी। राइस सोइंग मेथड्स, चावल को उगाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो प्रकार के मेथड्स की बात करेंगे। एक हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है, जो हमारे जो पुराने लोग हैं वो अपना रहे हैं। ठीक है, और एक बात करेंगे हम अपने जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके बारे में, कि किस किस प्रकार से शुरू से लेकर जब से जो राइस की कल्टीवेशन हो रही है, राइस की जो खेती हो रही है, तब कैसे हम अपनाते थे सोइंग मेथड और अब कैसे मेथड अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आपकी ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पुराना मेथड जो हम यूज़ करते हैं ना, मोस्टली हमारे गांव में आप देखोगे तो, आसपास के गांव में देखोगे तो यही जो जनरली मेथड है वो अडॉप्ट किया जाता है। ये मेथड किस प्रकार से है? जनरली वी प्रिपेयर सीडलिंग इन स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम छोटा सा एक एरिया लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी पनीरी लगा लेते हैं। ठीक है, पनीरी लगाने के बाद क्या करते हैं हम, जब वो पनीरी 1 महीने की हो जाती है, 20 से 25 दिन या 30 दिन की हो जाती है, तो हम क्या क्या करते हैं, उसको अपनी जो मेन फील्ड होती है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड है इसको हम बोलते हैं आपका ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो नर्सरी लगती है, किसी भी प्लांट की नर्सरी लगती है, वो टाइम उसका नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है 20 मई। ठीक है, 20 मई से लेकर 5 जून तक इज़ द ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग। ये आपका बहुत ही अच्छा टाइम होता है नर्सरी सो करवाने का। ठीक है, नर्सरी के बीज लगाने का। तो इसमें लगी जाने वाली वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं? PR 121, 122, 123, 128, 9, 114, 113। ठीक है, ये जो वैरायटीज़ हैं आपकी, ये मई 20 से 25 तक लगती हैं। अगर उसके बाद आपका थोड़ा सा लेट हो जाता सोइंग, तो आप लगा सकते हो मई 25 से लेकर 31 तक PR 127, 124, HKR 47। ये थोड़ी सी लेट लगती हैं वैरायटीज़, अगर आपका किसी प्रकार से जो सोइंग है वो लेट हो गई है। और मई 25 से लेकर जून 5 तक कौन सी वैरायटी लगती है जो ज़्यादा ही लेट हो जाती है? वो होती है PR 126। ये सारी आपकी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, जो जितने भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि वैरायटी जब जैसे लगा ली आपने, अब सीडलिंग ग्रो करवा लिया, आपने पनीरी लगा लिया अपने खेत में राइस की। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे कि साथ ही साथ आपका जो मेन फील्ड है, जो आपकी मेन बड़ी फील्ड होगी, उसमें पडलिंग स्टार्ट कर दोगे। पडलिंग को हम अपना पंजाबी में बोलते हैं कद्दू करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है सिंपल सा, कि ट्रैक्टर हम क्या करते हैं, फील्ड में ले जाते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे मशीन्स डालकर उसको खेत में चलाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले उसको पानी से हमने तर कर लेना, पानी से ऊपर ऊपर तक भर लेना, उसके बाद उसमें ट्रैक्टर जो है वो रिवॉल्व कराते जाना। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पडलिंग बोलते हैं, और जिसको हम बोलते हैं कद्दू करना। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पडलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन सॉइल एग्रीगेट्स। कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आप ब्रेक डाउन करते हो सॉइल एग्रीगेट्स, मिट्टी के ढेलों को। ठीक है, मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको आप ब्रेक डाउन करते हो ताकि वो एक फाइन पार्टिकल में आ जाए। ठीक है, फाइन टिल्थ में आ जाए, फाइन एक टेक्सचर बन जाए मिट्टी का। ठीक है, इनटू यूनिफॉर्म मड। ठीक है, यूनिफॉर्म मड में उसको कन्वर्ट कर देते हो। यूनिफॉर्म मड क्या होता है? मड होता है आपका गारा। ठीक है, जो ये जितनी भी मिट्टी है, ये पानी डालोगे आप तो गारा बन जाएगी। ठीक है, तो एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर। कहीं पर भी ज़्यादा पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, कहीं पर कम नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो आपकी पैदावार है वो इससे अफेक्ट होगी। अकम्पलिश्ड बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स। अच्छा, कैसे ये प्राप्त होती है? हम जब मिट्टी में आपकी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मैकेनिकल फोर्स में क्या चीज़ आएगी? आपका ट्रैक्टर।
टू द सॉइल एट हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो कहते हैं कि इसमें क्या बेसिकली चीज़ होनी चाहिए, हाई मॉइस्चर कंटेंट। आपकी जो मिट्टी है उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा लगा होना चाहिए। तो पडलिंग जो है वो खेत को तैयार करने का एक तरीका है जो कि हम राइस की सोइंग से पहले करते हैं। ठीक है, आपने जब राइस को सो करवाना है, आपने चावल की खेती, धान की खेती करनी है, उससे पहले आपका क्या होगा, पडलिंग होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे आप पडलिंग कर देते हो, फिर क्या करते हो कि आपका जो सीडलिंग है ना, आप जैसे ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो आपका जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे आप लगा रहे हो अपना धान लगा रहे हो, राइस लगा रहे हो, इस चीज़ को बोलते हैं हम मेन फील्ड। ठीक है, तो जब ये धान यहाँ से राइस की जो आपकी पनीरी है यहाँ से उखाड़ कर आप अपनी मेन फील्ड में लगाते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं राइस ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, राइस ट्रांसप्लांटिंग। तो अगर राइस ट्रांसप्लांटिंग आपके एग्ज़ाम में आ जाए, आपका सॉरी आपका पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ राइस ट्रांसप्लांटिंग, वेट करना, मेरे को ज्वाइन करवाने दो। हाँ जी, अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो कि ट्रांसफ़र ऑफ द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी इनटू मेन फील्ड इज कॉल्ड एज राइस ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, उसको छोटी फील्ड में से बड़ी फील्ड में लेकर जाना, उसको नर्सरी से आपकी बड़ी फील्ड में लेकर जाना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, राइस ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए आप ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेट्स ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। किन किन डेट्स को या फिर कौन कौन से मंथ हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो आप सबसे पहले देखिए, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इज ए सिंगल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस राइस यील्ड सबसे सब्सटेंशियली। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि आपका राइस जो ट्रांस टाइम होता है राइस के ट्रांसप्लांटिंग का, वह बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, राइस की पैदावार को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपने राइस की ट्रांसप्लांटिंग अच्छे समय पर की तो पैदावार भी अच्छे समय पर होगी, अगर आपने लेट की तो जो आपकी पैदावार है, आपका यील्ड है, वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो पैदावार है कम होगी। For getting maximum yield of rice and for the timely vacation of the field for sowing wheat and other crops, transplant rice seedlings from 20 जून to 5 जुलाई। ठीक है, ये इसका एक ऑप्टिमम टाइम है कि अगर आपने पैदावार अच्छी लेनी है तो आपको जो राइस की जो ट्रांसप्लांटिंग है 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक करना जो है वो अच्छी रहेगी। अच्छा, अब क्या होता है कि आप एक यहाँ पर पॉइंट नोट करना, जो राइस की ट्रांसप्लांटिंग की डेट्स होती हैं ना, या राइस सो करवाने की, उसकी सीडलिंग तैयार करवाने का जो डेट्स होती हैं, ये हमेशा हर एक गवर्नमेंट जो होती है वो अखबार में देती है। अगर आप अच्छे से अखबार पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में कटिंग आ जाती है, उसमें लिखा होता है कि जो राइस की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है ये ऑप्टिमम है। और ये कौन देता है, ये गवर्नमेंट ऑफ योर स्टेट देती है। ठीक है, आपकी स्टेट की जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे रनिंग होगी, काम कर रही होगी, वो क्या करती है, अखबार में कटिंग देती है, ट्रांसप्लांटिंग की भी और हार्वेस्टिंग की भी और आपकी सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट की भी। ठीक है, अंडर लेट सोन कंडीशन प्रेफर प्लांटिंग ऑफ PR 126। अगर इससे लेट हो जाता है आपकी ट्रांसप्लांटिंग तो आप कौन सी वैरायटी लगा सकते हो, PR 126। ठीक है, वेट करना बच्चे। अच्छा, एज ऑफ सीडलिंग्स एट ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, कहते हैं कि सीडलिंग की एज कितनी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। जैसे कि स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो आपका सीडलिंग है ना, ये तो सबसे पहले 1 महीना पुराना होगा। ठीक है, 1 मंथ ओल्ड होगा। ठीक है, तो जैसे आपने सो करवाया ये, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मई 20 से लेकर 25 तक आपने ट्रांसप्लांट करवाया इसको, सॉरी आपने क्या किया, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट की है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने इसके 1 महीने बाद, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के मंथ में आपने क्या करना है, ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है। ठीक है, इसकी राइस की। तो इसमें लिखा हुआ है एज ऑफ सीडलिंग्स शुड बी यूज 30 to 35 डेज ओल्ड सीडलिंग्स। ठीक है, तो आपको कितने पुराने सीडलिंग लगाने हैं, 30 से 35 दिन पुराने सीडलिंग लगाने हैं फॉर मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी। हाउ एवर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी
तो जो कम ड्यूरेशन की वैरायटी होती है जैसे PR126 एंड PR124, सीडलिंग्स ऑफ 25 to 30 days शुड बी यूज्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी होती हैं इसमें आप 25 से 30 दिन की जो आपकी जो सीडलिंग है उसको लगा सकते हो। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ एज सीडलिंग रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ यील्ड एंड क्वालिटी। तो अगर आप क्या करते हो कि पुराने सीडलिंग लगाते हो या इससे ज़्यादा पुराने सीडलिंग लगाते हो तो क्या होता है कि पैदावार में कमी आ जाएगी। उसके बाद है अपरूटिंग ऑफ सीडलिंग्स। अच्छा, अपरूटिंग का मतलब क्या है कि सीडलिंग को उखाड़ना वहाँ से, ठीक है, यहाँ से उसको निकाल कर यहाँ मेन फील्ड में लगाना। तो कहते हैं कि जब उसको आप निकालोगे ये वाली फील्ड में से, सॉरी मेरे को पानी पीने दो। अच्छा, राइस ट्रांसप्लांटिंग में जब आप उसकी अपरूटिंग करोगे, जब आप उसको निकालोगे फील्ड में से, तो क्या होगा बेसिकली कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इरिगेट द नर्सरी बिफोर अपरूटिंग। आपने जो नर्सरी है आपकी, ये जो आपकी नर्सरी है आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको पानी से बिल्कुल तर कर देना, ठीक है, पानी से भर देना इसको, ये वाली जगह जो है आपकी पूरी पानी से भर देनी है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वॉश द सीडलिंग्स इन वाटर टू रिमूव मड। उसके बाद जो आपके सीडलिंग हो गए ना ये वाले, आपको पता होगा कि इसको पानी से धोते हैं, ठीक है। पानी से क्यों धोते हैं, ताकि उसकी जो मड है उसके साथ जो गारा लगा हुआ, ठीक है, वो क्या हो जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीड इनोकुलेशन, ठीक है, ये वाला आप ध्यान में रखना प्रोसेस। मिक्स ½ kg पैकेट ऑफ एजोस्पिरिलियम बायो फर्टिलाइजर विद 100 लीटर ऑफ वाटर। अब देखिए ये एक आपका फर्टिलाइजर आया नया, ठीक है, एजोस्पिरिलियम बायो फर्टिलाइजर विद 100 लीटर ऑफ वाटर। 100 लीटर पानी में आपने ये एक बायो फर्टिलाइजर मिक्स करना, ठीक है। आधा आधा किलो का पैकेट इसका होता है, ठीक है। डिप द रूट ऑफ राइस नर्सरी सीडलिंग्स फॉर 1 एकड़ इन दिस सोल्यूशन फॉर 45 मिनट्स, ठीक है। तो क्या करना आपने, सीडलिंग की जो जड़ें हैं आपने 45 मिनट्स तक उसको इस जो इस घोल में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रांसप्लांट इमीडिएटली कर देना है, उसकी ट्रांसप्लांटिंग बहुत जल्दी से कर देनी है। द बायो फर्टिलाइजर कल्चर इज अवेलेबल विद द PAU सीड शॉप। आपको जो ये बायो फर्टिलाइजर है ये आपको PAU की किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर PAU की कोई भी शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एजोस्पिरिलियम बायो फर्टिलाइजर करता क्या है कि देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी एक ऐसी पिक्चर है, और ये क्या करता है कि सबसे पहले रूट जर्मिनेशन को अच्छा वो देता है, इफेक्ट देता है, इससे रूट जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक है, तेज़ी से चलती हैं, रैपिड जर्मिनेशन होती है। और दूसरा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, आपकी जो मिट्टी में नाइट्रोजन होती है उसकी फिक्सेशन ये बायो फर्टिलाइजर करता है, ठीक है। अच्छा, सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट। सीड रेट का क्या मतलब होता है, सीड रेट का मतलब होता है आपका 1 किले में या आपका 1 एकड़ में 1 बीघे में कितना सीड जो है वो लगता है, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सीड रेट बोलते हैं, है ना। और सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि सीड को लगाने से पहले, सीड को सो करवाने से पहले उसको कुछ दवाइयों से क्या करा जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है दवाइयों से, ठीक है। तो उस वही चीज़ पढ़ेंगे हम। डिप द सीड इन सूटेबल लॉट्स ऑफ वाटर इन कंटेन इन ए टब बकेट। आपने क्या करना है कि एक टब या बकेट ले लेनी है, उसमें पानी भर देना अच्छे से, ठीक है। स्टेयर द सीड एंड रिमूव इमेच्योर ग्रेन्स विद विच फ्लोट एट द टॉप। अच्छा, क्या करना आपने कि उसमें अब आपने सीड डालने हैं, ठीक है, वो बकेट में या फिर टब में आपने सीड डालने हैं, और जो ऊपर उसके ऊपर आ जाएंगे सीड, ठीक है, नीचे वालों को नहीं रिमूव करना आपने, जो नीचे बैठ जाएंगे उनकी आपने आगे सोइंग करवानी है। जो ऊपर उठ जाते हैं ना, मतलब जो पानी के ऊपर आ जाते हैं, उनको आपने बाहर फेंक देना। द हैवी सीड्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम। वही बात उसने बोली है कि जो भारी सीड होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे जाकर बैठ जाएंगे। 8 kg ऑफ हैवी सीड इज सफिशिएंट फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 एकड़, ठीक है। तो आपके 1 एकड़ में कितने बीज लगते हैं, 8 किलो बीज लगते हैं। ये आप नोट रखना, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि राइस के लिए 1 एकड़ में कितना जो है आपका बीज चाहिए, तो 8 एकड़ उसमें बीज चाहिए। हैवी सीड इंश्योर हेल्थी स्टडी एंड यूनिफॉर्म सीडलिंग्स। अगर आपके सीड जो हैं वो हैवी होंगे, भारी होंगे, तो वो क्या रहेंगे, हेल्दी होंगे, स्टडी मतलब सॉलिड होंगे, और यूनिफॉर्म सीडलिंग, आपकी पनीरी जो है उसकी जो आपकी जो पनीरी की लेंथ है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसी रहेगी। ट्रीट द सीड विद स्प्रिंट 75 WS। इसमें क्या होता है
कार्बेंडिज्म और मैनकोजेब by making slurry of 3 gram fungicide formulation and 10 to 12 milliliter water for 1 kg सीड। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपको सीड को ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। सीड को ट्रीट क्यों करते हैं? ताकि उसको कोई बीमारी ना लगे, ठीक है। उसमें इसलिए दवाइयाँ डालते हैं, उसको कोई फंगस ना लग जाए, इसलिए उसमें फंजीसाइड डालते हैं। तो इसमें बताया है कि 1 किलो सीड के लिए आपको 3 ग्राम फंजीसाइड चाहिए। 1 किलो सीड के लिए आपको 3 ग्राम फंजीसाइड चाहिए। इसी प्रकार से फिर 8 किलो सीड के लिए आपको कितना होगा? 8 3 24, फिर आपको 24 ग्राम जो है फंजीसाइड चाहिए। वो 24 ग्राम फंजीसाइड आप 80 से 100 मिलीलीटर वाटर में डालकर, सॉरी मिलीलीटर नहीं है यहाँ पर, आपका लीटर होगा आई थिंक, ये गलती लग गई है उनसे। हाँ ठीक है। 24 ग्राम जो फंजीसाइड है ये आपने 80 से 100 लीटर वाटर में डालकर 8 किलो सीड में, और इसको अच्छे से घोल कर लेना, ठीक है। इसको मिला लेना और उसके बाद इसको सो करवाना, ठीक है। आगे का पॉइंट आपका लैंड प्रेपरेशन, फर्टिलाइजर एंड मेथड ऑफ सोइंग। आपने किस प्रकार से इसकी लैंड प्रेपरेशन करनी है, कौन कौन से फर्टिलाइजर, कौन कौन सी खादें डालनी है, और मेथड ऑफ सोइंग, आपका जो सोइंग का मेथड है वो किस प्रकार से रहेगा। मिक्स 12 to 15 टन ऑफ वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर। कहते हैं कि 12 से 15 टन आपको वेल रोटन, अच्छे से सड़ा हुआ फार्म यार्ड मैन्योर, आपकी जो घर की बनाई हुई खाद है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं फार्म यार्ड मैन्योर में आता है आपका जो भी गोबर वगैरह होता है, ठीक है, गोबर की खाद होती है, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या आती है फार्म यार्ड मैन्योर में आती हैं। और कंपोस्ट, या फिर आप कंपोस्ट भी डाल सकते हो पर एकड़ इन द सॉइल, 1 एकड़ में आपका 12 से 15 टन जो है वो वेल रोटन आपका फार्म यार्ड मैन्योर लगेगा। इरीगेट द फील्ड टू परमिट द जर्मिनेशन ऑफ वीड। उसके बाद क्या करना आपने, अपनी फील्ड को इरीगेट कर देना, अपनी फील्ड में पानी लगा देना। इससे क्या होगा कि वीड जो है उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लो द फील्ड ट्वाइस आफ्टर अबाउट ए वीक टू किल जर्मिनेटेड फीड। उसके बाद क्या करना आपने, एक हफ्ते बाद अपनी फील्ड को जोत देना, प्लो कर देना, ठीक है, हल डाल के पीछे, जिसको बोलते हैं मोल्ड बॉल प्लो, या फिर कोई किसी भी तरह का प्लो डालकर आपको आपने अपनी फील्ड में लगा देना उसको, ताकि जो वो है अच्छे से उसका जो वीड है वो ख़त्म हो जाए। स्प्रेड द ट्रीटेड सीड इन 7 to 8 सेंटीमीटर थिक लेयर ओवर वेट गनी बैग्स एंड कवर देम विद वेट गनी बैग्स। अब क्या करना आपने, 7 से 8 सेंटीमीटर थिक लेयर बनाकर उसके ऊपर सीड जो है वो स्प्रेड कर देने हैं, ठीक है, और उसके ऊपर गनी बैग्स दे देने हैं। गनी बैग्स क्या होते हैं, आपके जो बोरे होते हैं ना, बोरियाँ होती हैं आपकी, जो सेबी की बोरियाँ होती हैं, ठीक है, उसको हम गनी बैग्स बोलते हैं। कीप द लेयर ऑफ सीड्स मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट पीरियडिकली। कहते हैं कि जो आपने जहाँ पर सीड लगाया ना, वहाँ पे आपने लगातार पानी छिड़कना और उसको हमेशा थोड़ा सा मॉइस्ट करके रखना, उसको थोड़ी उसमें नमी होनी चाहिए, ठीक है। द सीड स्प्राउट इन अबाउट 20 to 36 आवर्स। आपके जो सीड है वो कितनी देर में स्प्राउट कर जाएंगे, 24 से 36 घंटों में उनमें से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर फर्टिलाइजर की बात करें, अप्लाई 26 kg यूरिया, ठीक है, उसमें 26 kg यूरिया आपने डालना है। 60 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट को हम शॉर्ट फॉर्म में SSP बोलते हैं, एंड 40 kg जिंक सल्फेट, और 40 किलो आपने जिंक सल्फेट डालना है, 21% जिंक और 25.5 kg जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है, पर एकड़ एट सोइंग। सोइंग के टाइम पे आपने ये वाले फर्टिलाइजर अप्लाई करने हैं। कल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये जो अलग अलग प्रकार के आपके जो फर्टिलाइजर हैं, जैसे यूरिया हो गया, SSP हो गया, जिंक हो गया, ये आपको क्या क्या फ़ायदे देते हैं, ठीक है। तो ये कल आपको मैं अच्छे से एक स्लाइड बनाकर ये प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो 8 kg सीड बाय ब्रॉडकास्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 160 स्क्वायर मीटर 6.5 मरलास टू रेस नर्सरी फॉर 1 एकड़। 1 एकड़ के लिए आपने जो नर्सरी बनानी है ना, 1 एकड़ के लिए जो आप नर्सरी बनाओगे, आपकी जो नर्सरी का एरिया होना चाहिए वो 6.5 मरले का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 160 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट रखना चीज़। उसके बाद है आपका टू चेक द डैमेज फ्रॉम बर्ड। अच्छा, उसमें कोई बर्ड डैमेज ना कर दे, उसमें कोई बर्ड या फिर किसी भी प्रकार का कोई पंछी है वो डैमेज ना कर दे। ब्रॉडकास्ट ए थिन लेयर ऑफ वेल डिकम्पोज फार्म यार मैन्योर इमीडिएटली आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग राइस सीड। आपने जब राइस की सीड ब्रॉडकास्ट कर ली, उसके ऊपर आप क्या कर दो, वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड, आप एक खाद की एक परत बना दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो पंछी है उसमें से सीड जो है वो निकाल नहीं पाएंगे, ऐसे तो सीड उठाकर ले जाएंगे वो। कीप द सॉइल मॉइस्ट बाय इरीगेटिंग द फील्ड फ्रीक्वेंटली। आपने क्या करना, अपनी फील्ड को
मॉइस्ट रखना, उसमें नमी बनाई रखनी है, बार बार उसमें पानी दे के। अप्लाई अनदर डोज ऑफ 26 kg यूरिया पर एकड़ अबाउट ए फोर्टनाइट आफ्टर सोइंग सो एज टू गेट द सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 25 to 30 days। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है कि 2 हफ्ते बाद 26 kg यूरिया फिर से आपने 1 एकड़ में लगाना है। ठीक है, आफ्टर सोइंग, नहीं ठीक है, फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 25 to 30 days। ठीक है, 25 to 30 days के बाद। हाउ एवर अंडर फोर circumstances if nursery of about 45 days or above is to be transplanted, apply another dose of 26 kg यूरिया after 4 weeks of sowing। क्या होता है कि अगर 45 डेज से नर्सरी आपकी ज़्यादा की हो गई है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 4 हफ्ते बाद 26 kg यूरिया आपकी फील्ड में लगाना पड़ेगा। इन केस एनी इंसेक्ट अटैक और डिजीज अपीयर इन द नर्सरी, अडॉप्ट द रिकमेंडेड प्लांट प्रोटेक्शन मेयर। अगर कोई उसको इंसेक्ट या उसमें बीमारी दिखती है तो आपको प्लांट प्रोटेक्शन मेयर है जो वो अपनाना पड़ेगा, उसमें कुछ दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी। इरीगेट द नर्सरी रेगुलरली, आपने जो अपनी नर्सरी बनाई है उसको, उसमें पानी लगातार उसमें लगाते रहो। द सीडलिंग्स आर रेडी व्हेन दे आर 20 to 25 सेंटीमीटर टॉल और विद 6 to 7 लीव्स। अच्छा, नर्सरी कैसे रेडी रहती है, जब वो 20 से 25 सेंटीमीटर टॉल होगी, लंबी होगी उसके पत्ते, और 6 से 7 उसके पत्ते जो हैं सीडलिंग के आ गए। उसके बाद इफ़ द सीडलिंग्स इन द नर्सरी शो द येलोइंग ऑफ लीव्स, अगर क्या होता है कि आपके जो नर्सरी में जो आपने लगाई है, अपनी पनीरी लगाई है, उसमें अगर आपके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं, स्प्रे देम 3 times विद 0.5 to 1% फेरस सल्फेट सोल्यूशन। आपने क्या करना उसमें कि आपने फेरस सल्फेट सोल्यूशन उसमें डालना। ठीक है, 0.5 to 1 kg फेरस सल्फेट डिजॉल्व इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर पर एकड़। ठीक है, 100 लीटर पानी में आपने 1 किलो फेरस सल्फेट डालना है और उसके बाद क्या कर देना, आपने स्प्रे कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पत्तों में जो पीलापन आ जाता है सीडलिंग की पनीरी की, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, एट वीकली इंटरवल्स, हफ्ते हफ्ते बाद डालना है। इफ़ द लीव टर्न रस्टी ब्राउन, अगर उसका जो रंग है वो ब्राउन हो जाता है आफ्टर बिकमिंग येलो, येलो के बाद, गिव ए स्प्रे ऑफ 0.5 जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट सोल्यूशन। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 0.5 जिंक परसेंट जो है जिंक सल्फेट आपको डालना पड़ेगा। अब कैसे इसको करना है, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जिंक सल्फेट आपने किसमें, 100 लीटर ऑफ वाटर में आपने डालकर फिर उसकी स्प्रे करनी है। और 0.3 जिंक सल्फेट मोनोहाइड सोल्यूशन 300 ग्राम, या फिर आप ये भी आप डाल सकते हो एक दवाई, 300 ग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट डिजॉल्व्ड इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर पर एकड़। ठीक है, आपने 100 लीटर में पानी मिलाकर और इसको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। अच्छा, वीड कंट्रोल, अब आगे बात करते हैं आपकी वीड कंट्रोल कैसे करना। जो आपका मेन मुख्य जो वीड होता है आपकी जो राइस की खेती में, वो है स्वांक है। ठीक है, स्वांक एंड अदर एनुअल ग्रासेस आर द मेन प्रॉब्लम्स इन राइस नर्सरी। ठीक है, दीज वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय अप्लाइंग 1200 मिलीलीटर पर एकड़ ब्यूटाक्लोर। आपने क्या करना है कि 1 एकड़ में 1200 मिलीलीटर ब्यूटाक्लोर दवाई आती है एक 50 EC। अब देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी नोट करना आप, बहुत सारी आपकी दवाइयों के पीछे EC या फिर SC लिखा होता है। ठीक है, वो क्यों लिखा होता है ये हम चीज़ आज पढ़ेंगे। मिक्सड विद 60 kg ऑफ सैंड आफ्टर 7 days ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सीड्स ऑफ 500। अच्छा, आपने क्या करना कि 7 दिन के बाद ब्रॉडकास्टिंग सीड करने के बाद आपने 60 kg सैंड के साथ इसको मिक्स करके और अपनी फील्ड में स्प्रे कर देना है। 500 ml पर एकड़ ऑफ सॉफिट 37.5 EC प्रेटिक्लोर प्लस सेफनर रेडी मिक्स एज सैंड मिक्स 3 days आफ्टर सोइंग, और 100 मिलीलीटर पर एकड़ ऑफ नॉमिनी गोल्ड तारक वाश आउट मैको 10 SC by bispirabek as spray in 150 लीटर्स ऑफ वाटर एट 15 to 20 days आफ्टर सोइंग। ठीक है, 15 से 20 दिन बाद आप ये दवाइयों का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ये जितनी भी दवाइयाँ लिखवाई हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये दवाइयाँ याद कर लेना आप। ठीक है, मैं आपको इसका मेन चीज़ पढ़ाता हूँ कि इसमें EC क्यों लिखा होता है। अब आप कोई भी दवाई लोगे ना, जैसे कि यानी मैं ब्यूटाक्लोर का पिक्चर दी हुई है, तो ब्यूटाक्लोर के आगे के लिखा हो कि 50% EC। ठीक है, फिर EC का मतलब क्या होता है, EC की आप पहले फुल फॉर्म देखो। EC की फुल फॉर्म होती है इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट। ठीक है, तो ये कौन सी दवाई होती है, ये एक इस प्रकार की दवाई होती है जो कि वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल होती है
और ये दिखने में बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, पानी जैसी दिखती है। बिकम वाइट इन कलर आफ्टर सोलुबल, ठीक है, जब आप इसको पानी में घोलोगे तो ये वाइट हो जाएगी और वेरी रिएक्टिव, और ये बहुत ही जल्दी रिएक्टिव होती है किसी भी आपकी डिजीज़ में, ठीक है। और अगर आप बात करें एसी की, ठीक है, तो एसी का फुल फॉर्म होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट, ठीक है। किसी दवाई के आगे 50% एसी होता है, किसी के आगे आपका जो मैंने पढ़ाया आपको एसी, ठीक है। तो एसी की फुल फॉर्म होती है सस्पेंशन कंसंट्रेट। ये क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा ना वेटेबल पाउडर मिलाया जाता है। तो ये जब पाउडर मिलाया जाता है, ये क्या होता है कि पत्तों पर जाकर चिपक जाता है और अच्छे से ये क्या करता है, अपना असर दिखाता है, ठीक है। बट ये इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये बहुत ही कम पानी में घुलते हैं। तो इसको क्या करना पड़ता है आपको, पानी में घोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको ज़्यादा स्टिर करना पड़ता है, ठीक है, पानी में ज़्यादातर घोलना पड़ता है, फिर जाकर ये घुलते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज का आपका बस इतना टॉपिक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच।